Hello to all the viewers. I'm Muhammad Aqib from Department of English, Jamia Millia Islamia. As you know, that in this series we have been talking to some of the citizen scholars who have contributed significantly in making poetry in the languages of Urdu and Hindi available online. And in this series, we have already spoken to some of these wonderful people who have been making efforts in this direction. And today we have with us Avinash Mishra, who has been doing it and who has been running a portal called Sadanira. And today we'll be talking to him. Welcome, Avinash Bhai. मैं अविनाश भाई यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि ये कि सदानीरा की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत में जहाँ तक मैं ये एक शायद प्रिंट फॉर्म में हुआ करता था और आपसे बातचीत हुई थी और उसके बाद ये डिजिटल फॉर्म में आया। सो मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से शुरू करें कि कैसे सदानीरा की शुरुआत हुई और अब तक इसकी हिस्ट्री में क्या मेन पॉइंट्स रहे हैं, क्या हाई पॉइंट्स, क्या लो पॉइंट्स सदानीरा की जर्नी में अब तक रहे हैं। देखिए, सदा नीरा की शुरुआत 2013 में हुई। लगभग 9-10 साल इसको हो चुके हैं। इस बीच 2016 में इसको ऑनलाइन किया गया। इसके संपादक जो हैं आग्नेय जी, हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं। तो 2013 में उन्होंने जब सदानीरा को शुरू करने के बारे में सोचा तो ये ख्याल रखा कि हिंदी कविता की पत्रिका या हिंदी साहित्य की पत्रिका ना बन जाए, क्योंकि वैसी कई सारी पत्रिकाएं निकल रही थी। उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसी पत्रिका शुरू करें जो भारतीय भाषाओं के साहित्य से और विश्व भाषाओं के जो वर्ल्ड लैंग्वेज हैं उनमें क्या कंटेम्प्रेरी लिखा जा रहा है जो हिंदी में अभी तक नहीं आया है, उसको हम पत्रिका के माध्यम से लाएंगे। तो मूलतः वो विश्व कविता के अनुवाद की पत्रिका शुरू करने का उसका एक इरादा था, तो वो उन्होंने चलाया। लेकिन वो उम्र की वजह से और दूसरे स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से वो सदानीरा को ऑनलाइन उस समय नहीं शुरू। उनका इरादा लगभग 3 साल चलाने के बाद सदानीरा को प्रिंट में भी बंद करने का था। सदानीरा साल में 4 अंक आते हैं, इसके 3 महीने के बाद 1 अंक आता है। तो इसी तरह चल रही थी सदानीरा। फिर आग्नेय जी और हमारी बातचीत हुई, जिसमें ये हमने तय किया कि तो मेरी शर्त ये थी कि सदानीरा प्रिंट के साथ साथ ऑनलाइन भी शुरू हो। जैसे उसकी एक वेबसाइट हो, उसके सोशल मीडिया पेजेस हो, तो हम प्रिंट हमको भी लाभ मिलेगा। आग्नेय जी इस पर सहमत हो गए। तो 2017 में हमने 26 अक्टूबर 2017 को सदानीरा.com को नए सिरे से लॉन्च किया। पहले भी सदानीरा.com थी, लेकिन वहाँ अंक के केवल पीडीएफ अपलोड कर दिए जाते थे, जो प्रिंट अंक होते थे उनके पीडीएफ, और कुछ नहीं होता था इसके अलावा। लेकिन हमने पीडीएफ तो अपलोड किए ही नए सदानीरा.com की संरचना में। हमने वहां पर प्रिंट से अलग एक वर्जन शुरू किया, मतलब जिन चीजों को हम प्रिंट में नहीं ले पाते थे उन चीजों को ऑनलाइन छापना शुरू किया। तो 2016 से आज लगभग 2022 हो गया, तो 5.5 साल करीब ये हो गया है और चल रही है सदानीरा.com। उसके 20,000 से आसपास फेसबुक पर हैं फॉलोअर, इंस्टा पर हैं, ट्विटर पे 17,000 के आसपास। तो एक लगभग 50,000 का एक ऑडियंस सीधा सीधा आपको दिखता है कि वो सदानीरा को रोज पढ़ रहा है, और साइट पर जो लोग आते हैं वो अलग है। और प्रिंट एंड कोरोना की वजह से जब नहीं निकल पाए तब हमको इसकी महत्व का पता चला कि अगर हम यहाँ ना होते तो शायद सदानीरा कहीं नहीं होती उस दरमियान, जिस दरमियान हम एक महामारी से गुजर रहे थे हम सब लोग। तो ये उसका लाभ रहा। तो 8 से 9 सालों की जर्नी है सदानीरा की टोटल, और प्रिंट में देखें तो 5 से 6 साल। तो अविनाश भाई, आपने जिक्र किया अभी जैसे जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ प्रिंट से डिजिटल में, तो उस वक्त आपने न सिर्फ पहले के मुकाबले जब सिर्फ पीडीएफ कॉपीज या शायद जो स्कैन कॉपीज होती थी उनके कंपैरिजन में कुछ दूसरी फॉर्म में भी टेक्स्ट आपने अवेलेबल कराया। सो ये किस तरह का टेक्स्ट था और ये कैसे अलग था उससे, इस बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ डिटेल में बता पाए तो।
देखिए, प्रिंट अंक की एक सीमा होती है, उसमें कुछ पेजेस होते हैं, कुछ तय चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है, और एक लिमिटेशंस होती है प्रिंट में जब आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप वेब में जाते हैं तो ना आपको कागज की छपाई देनी है, ना प्रिंटिंग कोई अलग से डिजाइन करवानी है, तो उसमें बहुत व्यापक स्पेस खुल जाता है। और हमने सदानीरा को आर्ट वर्क की मैगजीन बनाया। हमने ये सोचा जो आर्ट वर्क है वो भी हम लाएंगे, तो उसको रंगीन प्रेजेंट कर पाना ऑनलाइन बहुत सहज है प्रिंट की तुलना में। तो फिर हमने एक तो आर्ट वर्क का दायरा बढ़ाया, कविताओं के साथ या उनके अनुवादों के साथ पेंटिंग देना, और साउंड क्लाउड के जरिए कविता कवि की आवाज में कवि के साथ डाल देना। ये सब सुविधाएं हमको ऑनलाइन होने की वजह से मिली। और बहुत सारे लेखकों को जो हम प्रिंट में जगह नहीं दे पाते थे, वो ऑनलाइन चूंकि डेली बेसिस पे काम हो रहा था, तो हम रोज एक अंक पोस्ट लगा रहे हैं, सप्ताह में 3 पोस्ट लगा रहे हैं, तो ज्यादा लेखकों को जोड़ सके अपने साथ, ज्यादा अनुवादकों को जोड़ सके, ज्यादा कलाकारों को अपने साथ जोड़ सके। वेबसाइट का लाभ ये हुआ। और जो वेबसाइट पर भी नहीं आ पा रहा था, वो कंटेंट सदानीरा के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट के जरिए कोट्स वगैरह जाने शुरू हुए। तो ये एक अच्छा हुआ, और उसको आप बार बार शेयर कर सकते हैं। ये एक सुविधा हमको उसके ऑनलाइन होने से मिली। तो ये डिफरेंट था कि जो सामग्री प्रिंट में हमसे रह जा रही थी वो हम ऑनलाइन के जरिए ला पाए। और प्रिंट अंक का एक अलग स्वरूप बना कि मतलब जो चीजें प्रिंट में ही जानी है वो प्रिंट के लिए ही है। लंबे आर्टिकल्स, पूरी ई बुक्स, जैसे हमने एंटोनियो पोर्किया की वॉइसेस पूरी छापी, हुआ रोज तो हुआ रोज की जो हमने पूरी उनकी पोएट्री का कलेक्शन छापा, वो हम एक साथ 42-50 पन्नों का काम ऑनलाइन नहीं छाप सकते थे, तो प्रिंट में लाए। लेकिन बाद में उसके कुछ अंश अंश करके हम ऑनलाइन मीडियम पे लगाते रहे। तो एक दूसरे को दोनों मीडियम ने सहयोग किया है, मतलब प्रिंट को वेब से काफी मदद मिली और वेब को प्रिंट से। तो जैसा अविनाश भाई आप कह रहे थे अभी के स्पेस बढ़ जाता है, आप बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं जिनके लिए पहले जगह नहीं बनती थी प्रिंट में। तो इसके साथ साथ बहुत सारा कंटेंट भी हो जाता है कि आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है ना, कि जिसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो सदानीरा में क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनकी बेसिस पे कंटेंट को चुना जाता है और फिर शामिल किया जाता है पत्रिका में या ऑनलाइन पोर्टल पे? कि हिंदी में जो साहित्यिक माध्यम है उनमें उनमें रचनाएं भेजने वाले नए रचनाकारों की खासकर शिकायत ये रहती थी कि उनकी रचनाओं का जवाब नहीं दिया जाता, या वो स्वीकृत है अस्वीकृत है ये पता नहीं चलता, उन्होंने भेजी कहाँ गई ये कुछ पता नहीं चलता। ये हिंदी की लगभग सारी बड़ी पत्रिकाओं का ये हाल था। तो हमने, चूंकि मेरा पत्रकारिता का बैकग्राउंड था, तो मैंने वहां देखा कि वहां पे अगर आप चीजों को रोकते हैं तो चीजों का नुकसान करते हैं, है ना। आप उनको बताएं कि ये इस लायक नहीं है। तो सदानीरा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, बाद में हमने इस चीज को प्रिंट में भी देना शुरू किया, वहां ये लिखा होता है कि हम रचनाओं पर निर्णय 7 दिन के भीतर ले लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स करती हैं, स्कॉल वगैरह, वायर वगैरह, ये करती हैं कि वो आर्टिकल्स उनको छापना है या नहीं छापना है, ये वो राइटर को 7 दिन के अंदर अंदर बता देती है, जिससे वो अपना आगे देख सके कहीं छपवाना है उसको, उसका नुकसान नहीं होता और उसको भी पता चलता है। तो हमने भी सदानीरा पर ये सूचना दोनों जगह प्रिंट में भी देना शुरू किया और अपनी वेबसाइट पर भी, कि हमें जो रचनाएं आती हैं उनका जवाब हम 7 दिन के भीतर देंगे। तो आग्ने जी और मैं ये कोशिश करते हैं कि हम आई हुई रचना को 2-1 दिन के भीतर भीतर पढ़ लें, और फिर हम उसका जवाब तभी देते हैं जब उसको हम स्वीकृत करते हैं। अस्वीकृति की अवस्था में हम कोई जवाब नहीं देते। अगर हमने उसको रिजेक्ट किया है तो हम कोई रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हो सकता है वो रचना किन्हीं कारणों से हम छाप ना पा रहे हो सकता है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए उपयोगी हो। तो हम ये नहीं बताते हैं कि रचना खराब है या ये है, और सीधा लिखा हुआ है कि अगर हम जवाब 7 दिन के भीतर नहीं दे रहे हैं तो राइटर, ये पोएट ये मान के चले, ट्रांसलेटर, कि वो हमारे यहाँ रिजेक्ट हो गई। स्वीकृति होने की सूचना हम 7 दिन के भीतर दे देते हैं। तो एक तो ये नियम बना कि हम बहुत साफ हैं इसको लेकर कि 7 दिन के भीतर भीतर हम निर्णय ले लेते हैं, और अभी तक हम इसमें कामयाब हैं, लेट नहीं होता। और हम पढ़ ही लेते हैं लगभग, क्योंकि वो बहुत लंबे आर्टिकल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशंस हैं पोएट्री के ज्यादातर, या छोटे आर्टिकल्स वगैरह, तो हम लोग उनको पढ़ कर 7 दिन के भीतर ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हमने बहुत साफ किया हुआ है कि हम अनुवाद की पत्रिका हैं और आर्ट वर्क की पत्रिका हैं। हम उपन्यास, कहानी,
लंबे एकेडमिक के लिए, इन चीजों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो ऐसी चीजें हमारे पास अमूमन कम आती है। ट्रांसलेशंस में हम उसको चेक करते हैं कि उसके सोर्स क्लियर हो। जैसे मान लीजिए किसी पोएट ने अगर सुनतारो तानिकावा जापानी पोएट ने उनका अनुवाद किया, तो वो अनुवाद सुनतारो तानिकावा का भेजने से काम नहीं चलेगा। आपने उसको किस सोर्स से किया है, आपने ई बुक से किया है, किताब से किया है, या किसी वेबसाइट से किया है, तो उसका सोर्स होना चाहिए ताकि हम उसको जांच सकें कि आपने कहा। अनुवादकों के साथ ये भी है, कोई भी अनुवादित रचना सदानीरा पे आपको बगैर सोर्स के नहीं मिलेगी। आपको ये जरूर पता रहेगा कि वो कहाँ से हिंदी अनुवाद करने के लिए चुनी गई है। अगर आपने मूल से किया है तो मूल का सोर्स हो। तो ये एक बाइनरी है हमारी कि हम ये देखते हैं कि आपने कहाँ से लिया, ये पता हो। हिंदी कविता का जो मिजाज है उसके अनुकूल हम ये देखते हैं कि अगर हम हिंदी कविता छाप रहे हैं तो वो इस समकालीन हिंदी कविता को कितना आगे ले जा रही है, क्या वो कोई नई बात पैदा कर रही है, क्या वो वही बातें तो नहीं कह रही है जो पहले कही जा चुकी हैं। तो ये हमारी हिंदी कविता क्राइटेरिया। बाकी जो डिस्कोर्स वगैरह चल रहे हैं उनको कितना फुलफिल करती है। कोई स्त्री विरोधी बात वो ना वहां कर रही हो, कोई ऐसी बात ना कर रही हो जो हिंसक हो, हमारे प्रोग्रेसिव मूल्यों के खिलाफ हो, क्योंकि सदानीरा एक प्रोग्रेसिव मंच है। हम यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो किसी की हिंसा को बढ़ावा देती हो, मनुष्य विरोधी हो। तो ये सारे मानक रचना पर लागू करते हैं। जब हम मूल रचना चुनते हैं, अनुवादक के साथ भी जो यही सारे नियम लागू होंगे कि वो किसी तरह की मनुष्य विरोधी रचना ना हो और प्रोग्रेसिव मूल्यों को बढ़ाने वाली हो। तो ये उसमें ख्याल रखा जाता है। बाकी अनुवादकों के साथ सोर्स का लेना देना रहता है। और जब हम मूल कविता भी छापते हैं तो ये भी कोशिश करते हैं कि वो कहीं और छपी हुई ना हो, सदानीरा पर पहली बार आ रही अप्रकाशित चीजें छापने की कोशिश करते हैं। और जब हम कहीं से कोई कंटेंट लेफ्ट करते हैं तो उसका सावधान देते हैं नीचे कि ये अपने यहाँ से लिया है। कभी कभी लेना पड़ता है कुछ कंटेंट, तो ये है उसका तरीका। ओके ओके, बहुत शुक्रिया अविनाश भाई, बहुत डिटेल में आपने ये बात बताई। सो और इससे मुझे ये भी मालूम हुआ कि जैसे आपने कहा कि स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन या अनुवाद को डिवोटेड है ना, सदानीरा का जो मैगजीन है। सो इसमें और आपने ये भी बताया कि फेसबुक पर और ट्विटर पर वगैरह इन जगहों पे 20-20 हजार और लगभग एक 50,000 लोगों का एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो कि इस तरह की राइटिंग्स को पढ़ते भी हैं और है ना, और पढ़ना भी चाहते हैं। सो क्या जब आपका रीडर्स के साथ या रीडर्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उनसे आपको क्या क्या कुछ ऐसी चीजें निकल पाती हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं या किस तरह के टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी है? सो ओवरऑल अगर आपके रीडर से जो भी इंटरेक्शन होता है उसके बारे में कुछ बता पाए तो। देखिए, रीडर्स के साथ इंटरेक्शन से हमने ये पाया कि जब आप अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस बनाते हैं तो वो बहुत बड़े खतरे लेकर आपके सामने आती है। मतलब कम ऑडियंस के लाभ ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस होने के। मैं थोड़ी एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो शायद थोड़ी सुनने में अटपटी लगे, लेकिन जब आप बहुत जो बड़ी ऑडियंस लेके आते हैं तो आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। जो आपके पास कम ऑडियंस होती है तो आप अपने हिसाब से उसे चला सकते हैं कि आप जो चीजें दे रहे हैं वो चीजें वो पढ़ेगी। लेकिन फिर जैसे आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस हो गई तो पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप उनके अनुसार काम करने लगते हैं। तो हमने मतलब कभी वो क्या चाहते हैं ये हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम उन्हें क्या देना चाहते हैं, वो कैसे हम उसको और बेहतर कर सकें, हमने इस पर कोशिश की है। क्योंकि हमारे पास और फॉलोअर्स हो सकते थे, हम और दिशाओं में जा सकते थे। हमने उस भीड़ का हिस्सा अपने को नहीं बनाया है जो बहुत रेंज अपनी व्यापक करे और बहुत दूर तक जाए। इसके साथ हमें लगा कि ये स्थायी लोग हैं, ये कभी हमें इस चीज के लिए टोकेंगे नहीं कि हमने ये क्यों किया। ये उनको लगेगा कि सदानीरा ने ये चीज की है तो कुछ सोच समझ कर की होगी और यही समय की मांग है। ये हमने करने की कोशिश की है। तो हम बाकी उनके सुझाव होते हैं कि ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसके साथ अगर ये भी होता कृपया इसके बारे में और बताएं, तो वो हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं और जरूर करते हैं वो चीजें। जैसे हमने स्त्रीवादी जो महान लेखिकाएं हुई हैं, सिम्बोस्का, सिमोन द बोवार, हन्ना एरेंट, इनके हमने कोर्स लगाने शुरू किए तो पाठक खुद हमें मेल करते थे कि वो इसके भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं, इसके भी कराइए। तो हम कराते थे। सत्ता शर्मा जी ने नियमित ये काम किया है हमारे लिए, तो हम उनको भेजते थे कि ये पाठक इसके पढ़ना चाहते हैं, तो वो करती थी अपना समय निकाल। तो आज जाके देखेंगे तो वहाँ लगभग 50 लेखिकाओं के, दुनिया भर की बड़ी लेखिकाओं के कोर्स हमने सदानीरा पर किए हुए हैं। इसमें पाठकों का सहयोग रहा है, उनको वो चीज पसंद आई और वो लगातार इसकी मांग करते थे।
ये भी हो, या किसी कवि की ये कविता वो पढ़ना चाहते हैं हिंदी में, इस अनुवाद में बहुत पहले पढ़ी थी, क्या आप दोबारा उसको पढ़वा सकते हैं, तो वो चीजों को हम पूरा करते हैं, खोज कर लाते हैं उन चीजों को, ये करते हैं। लेकिन हम भागते नहीं है बहुत उनके पीछे कि बहुत ज्यादा हो जाए तो वैसी फुलफिल, क्योंकि आज आप हिंदी के अगर उन पेजेस की तरफ देखेंगे जिनकी संख्या 20,000 से ऊपर चली गई है, 25,000 से ऊपर चली गई है, 50,000, तो वो आप देखेंगे कि वहाँ कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं हो रही है, कोई भी समय की जो मांग है वो बात नहीं हो रही है, वो बस उनको मीठी मीठी बातें और कविता कहानी इसी में उलझा कर रखते हैं, और कोई वहाँ एजेंडा नहीं है किसी किस्म का कि क्या इस समय करा जाना चाहिए अपने एंड से। वो न्यूट्रल भी नहीं है, उनका कोई कोई पक्ष नहीं है, वो किसी भी तरफ नहीं है, वो बस अपने फॉलोअर्स को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जो बातें उनको अच्छी लगती हैं वो करते हैं। जबकि वो कोई न्यूज चैनल नहीं है, वो एक लिटरेरी मीडियम है जिसकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो समय में जो चीजें मनुष्य विरोधी हैं उनका प्रतिकार करे, उनके रेजिस्टेंस में खड़ी हो, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो करते हैं जो उनके फॉलोअर्स को खोने से उन्हें बचाए रखे। सो आपने आपने जिक्र किया कि जैसे बहुत ही एक कंसिस्टेंट आपकी रीडरशिप है और वो बहुत स्थायी लोग हैं जैसा कि आपने कहा, तो उसमें सदा नीरा को नए व्यूअर्स या नए रीडर्स जोड़ने में कुछ परेशानियां नहीं आती, या इससे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपका जो काम है उसमें किसी किसी किस्म की, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के हवाले से परेशानी हो रही हो कि आप रिसोर्स इतना नहीं जमा कर पा रहे कि काम आगे बढ़ सके, तो इस तरह की परेशानियां नहीं आती? रिसोर्स की समस्या नो प्रॉफिट नो लॉस क्रम है, हम अलग नौकरी करते हैं और बाकी सदा नीरा कुछ डोनेशन से चलती है उसकी वेबसाइट्स, और बाकी वो अविनाश भाई, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो, जी। हाँ हाँ बीच में कुछ अब आ रही है आवाज आपको? हाँ हाँ, अब बेहतर आवाज आ बेहतर। रही भाई? जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ मैं ये कह रहा था कि अ, सदा नीरा का जो ऑनलाइन पूरा पक्ष है वो लगभग अब हमारी डोनेशंस पे चलता है, जो सदा नीरा की वेबसाइट के माध्यम से आती हैं। प्रिंट का जो काम है वो आग्नेय जी की जो उनको पेंशन मिलती है उससे हम उसको चलाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई खर्चे नहीं है, उनकी फैमिली सेट है, तो उनको ये लगता है कि इस पैसे से वो कोई ऐसा काम करें जो समाज सेवा या साहित्यिक सेवा के हो, तो उनसे हम सदा नीरा के प्रिंट अंक लाते हैं। बाकी मैं एक अलग जॉब करता हूँ जिसका सदा नीरा से कोई लेना देना नहीं। सदा नीरा एक गैर व्यवसायिक उपक्रम है जिसका कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन उसको कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हम उस डोनेशन की मदद से उसकी वेबसाइट को रन कर पा रहे हैं, जो कि पूरा हम अक्सर अपने प्रिंट इशूज को बंद करने की भी सोचते हैं, क्योंकि वो एक अलग पक्ष है। हम अपनी वेबसाइट्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके थ्रू हम एक ई मैगजीन निकालना चाहते हैं जो पूरी तरह से रन करे, क्योंकि वो काफी मतलब खर्चीला है प्रिंट में अंक लाना बनस्पत वेबसाइट के। जी जी जी, अच्छा। ये वेबसाइट हम बगैर उसके चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, और हम कभी इसके बहुत व्यावसायिक उपयोग के बारे में नहीं सोचते, इसलिए आपने देखा होगा कि गूगल एड्स वगैरह कुछ भी नहीं। और ना हमने कभी सदा नीरा के फेसबुक पेज या कोई प्रमोशंस नहीं चलाया है, हमने कोई कैंपेन नहीं चलाया है, वो सब कुछ ऑर्गेनिक है। और सदा नीरा को सरकारी विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं, पहले जो मिल जाया करते थे प्रिंट में वो भी अब नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप ये जान के चलिए कि जो कुछ है ऑर्गेनिक है और नो प्रॉफिट नो लॉस में है उसका काम। मतलब अगर वो प्रॉफिट उस सेंस में ना जोड़े, आर्थिक सेंस में कर रहा हूँ, बाकी जी लॉस ही जी लॉस जी है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जी, दूसरे अगर इसको एक व्यापक रूप से देखें कि आपको बिल्कुल। लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है, और लॉस ये है कि आपके पास बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, तो ये उसका लॉस है। तो इस तरह से देख, लेकिन अच्छा लगता है वो काम करके जो नहीं हुआ है अब तक, और आपके सामने भी नहीं हो रहा है, तो आप उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। भाषाओं का संसार ऐसे ही बनता है और एक वातावरण निर्मित होता है, इसमें लोग आपको कभी कभी आप जैसे लोग भी मिल जाते हैं जो बताते हैं कि ये अच्छा हो रहा है इसीलिए आप बात कर रहे हैं मुझसे, तो ये अच्छी बात है इससे।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अविनाश भाई, अब ये काम होता कैसे है? जैसे आपने कहा आप डे जॉब भी आप कर रहे हैं, और है ना, वो आपको अपनी जिंदगी चलानी है, ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद फिर इस पे बहुत सारा काम है, जो एंट्रीज आती हैं आपने उनको पढ़ना भी है, और अपना वेबसाइट को मेंटेन भी करना है। फिर अभी तो प्रिंट भी चल रहा है, उसको भी मेंटेन करना है। तो और पूरा काम जो आप चाहे प्रिंट में बना रहे हो, चाहे पूरा उसको डिजिटल मीडियम में बना रहे हो, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। ना सिर्फ टेक्स्ट को है ना कलेक्ट करना, उसको एडिट करना, उसकी ग्राफिक्स कंपोज करना, पूरा ये सारे काम। सो ये सब कैसे कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, प्रिंट का काम तो जो होता है वो उसमें कुछ दोस्त लोग हमारी मदद करते हैं। जैसे वो जहाँ डिजाइन होती है, पब्लिकेशन हाउस है, वो उसको डिजाइन करवा देते हैं। फिर वो आपके पास पीडीएफ रूप में आ गया, आपने देख लिया, फिर वो प्रेस चला जाता है। उसको आप किसी दिन उठा लाए और कुछ और घरेलू मदद से आपने उसको डिस्पैच कर दिया, भेज दिया, ये काम होता है। बाकी ऑनलाइन का जो काम है, मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, तो ऑफिस निकलने से पहले 5 घंटे या 4.5 घंटे 4 घंटे मेरे पास होते हैं। उसमें हम अपना भी पढ़ लिख लेते हैं और सदा नीरा का काम भी कर लेते हैं। बाकी 2 दिन का अवकाश होता है। बीच में कुछ आप चोरी करते हैं समय की, इधर उधर ऑफिस के काम से कुछ चुराया, कुछ जीवन के काम से चुराया, कुछ और चीजों को पीछे रखा, तो उसके लिए एक मैनेज रहता है। यही वजह है कि सदा नीरा और व्यापक नहीं हो पाती। वो 3 महीने में निकलती है, या कोविड में नहीं निकल पाई। अब हम सोच रहे हैं कि साल में 2 ही अंक निकालेंगे। तो इस तरह से हो जाता है। मतलब बहुत उम्मीदों भरा, मतलब हमारा काम नहीं भी हो पाता है। हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं कर पाते हैं, इसी समय अभाव की वजह से कि एक जॉब करनी पड़ती है, इससे घर चलता है। लेकिन उसी जॉब की वजह से हम ये कर भी पाते हैं, क्योंकि वो हमको एक निश्चिंतता सुबह 4-5 घंटे की देता है ना। अगर हम हो सकता है कि कुल फ्रीलांसिंग ही कर रहे होते, तो हमारा सुबह का काम भी आजीविका के बारे में सोचने में चला जाता, तो हम बिल्कुल भी बेशक। नहीं सोच पाते। जी तो जी। इसलिए ये लगता है, तो मैं जल्दी सोने वाला और जल्दी जगने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है सुबह की शांति में मैं 4-5 घंटे में अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि हमने पोस्ट उनको उसमें सेव कर दिया, हम्म। उसके ड्रॉप बॉक्स में, ड्राफ्ट में, और फिर आपने जब उसका समय, उपयुक्त समय देखकर उनको पब्लिश कर दिया। रचनाओं का कोई अकाल नहीं रहता है, खूब भरी हुई रहती है, मेल बॉक्स खूब भरा हुआ रहता है, खूब आती है रचनाएं, अनुवाद। और हमें आ रही है आवाज भाई? जी 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 जी। हमें हमें मांगना अभी तक नहीं पड़ता है कि आप ये करें। कुछ स्पेशल इश्यूज होते हैं जिनके लिए कहना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है। बाकी अच्छी रचनाएं आ जाती है हमारे पास। जो हम्म। अच्छा ट्रांसलेशन का काम है उसके पास अभी हिंदी में कोई जगह छपने के लिए नहीं है, तो सदा नीरा ही है। क्योंकि जो अच्छी पत्रिकाएं थी वो धीरे धीरे बंद हुई, जो अच्छी जी। वेबसाइट्स थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। तो हम्म। एक ही दो जगह हैं जहाँ पर तो लोग काम करते हैं, तो पहली नजर में हम ही लोग आते हैं, तो वो आ जाती है हमारे पास। ये रहा है इसकी। बहुत शुक्रिया अविनाश भाई, बहुत बहुत बधाई आपको, जैसे सदा नीरा काम कर रहा है, और मैं तो चाहूंगा कैसे ही आप काम करते रहें और भी एक्सपेंड हो। और एक बिल्कुल खजाना है, जिस तरह से आपने कहा कि सारा फोकस ट्रांसलेशन पे है। तो मेरे जैसे स्कॉलर्स के लिए तो और खजाना है, क्योंकि काम ही बिल्कुल इस पे है। तो मैं जरूर आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, और बहुत शुक्रिया आपने सदा नीरा पे बात करने के लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच।